ठंड में 5 अनाथ बहनों का बोरी घर। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? मुझे माते पास जाना है। पिताजी, माँ वापस आ जाओ। ओहो, अबीरा बहन शांत हो जा। अगर तू ऐसे रोती रहेगी तो माँ पिताजी को बहुत बुरा लगेगा कि हम तेरा ख्याल नहीं रख पाए। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे अबीरा बहन मत रो। पल्लवी दीदी, अब हम कैसे रहेंगे माँ पिताजी के बिना? अरे बस बस। अरे तुम्हारे मम्मी पापा भगवान जी के पास चले गए। अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। आप ठीक कहती है काकी। भगवान, अब छोटी छोटी बच्चियों का क्या होगा? ये तो अनाथ हो गई हैं। कैसे ख्याल रखेंगी अपना? ऊपर से कड़कड़ाती ठंड, और खाना कैसे खाएंगी? देखो राजू भाई साहब, हम 1-2 बार खिला सकते हैं, इनका ठेका थोड़ी लेंगे। अंतिम संस्कार की विधि के बाद 5 बेटियां अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आ जाती हैं, जहां अपने माँ पिता की यादों को देखकर वो रोने लगती हैं। तुम सबको याद है ये जगह? चूल्हे वाली। माँ कैसे हमें खाने के लिए पुकारती थी। अरे मेरी प्यारी प्यारी बच्चियों, जल्दी आ जाओ। देखो मैंने खाना बना दिया है, गरम गरम आलू भुजिया और रोटी। अरे ये जवाब क्यों नहीं दे रही? अभी तो यही थी। अच्छा, छुप गई है मुझसे। अभी बुलाती हूँ। अबीरा, शीनू, मोनी, अंकिता, पल्लवी। ठीक है, मत आओ। मत आओ तुम सब। अकेले ही खाना खा लेती हूँ। सारी भुजिया खत्म कर दूंगी। तभी 5 बेटियां बिस्तर के नीचे से उठकर बाहर आती हैं। नहीं 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 नहीं, हम आगे ना, हम साथ में खाएंगे। हमारी आलू भुजिया खत्म मत करना। बदमाशो, मुझे पता था तुम 5 यहीं छुपी हुई हो। ये तो मेरे बुलाने का तरीका था। माँ छोड़ो ना, कान दर्द हो रहा है। अच्छा, छोड़ दिया। अब खाना खाओ। अरे भाई, हम भी खाएंगे अपनी बेटियों के साथ। फिर सुरेखा अपनी 5 बेटियों को हाथ से खाना खिलाती है। हाँ दीदी, मुझे याद है, लेकिन अब तो माँ पिताजी है ही नहीं। कैसे रहेंगे हम? चिंता मत करो, अब हम 5 अनाथ बहनों को ही एक दूसरे का सहारा बनना होगा। तुम साथ हो ना, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हर परिस्थिति से निकल जाएंगे। हाँ दीदी। दीदी, ठंड लग रही है बहुत, और भूख भी लग रही है। हाँ दीदी, मुझे भी। मैं देखती हूँ, घर में शायद कुछ रखा हुआ होगा। अंकिता खाने के बर्तन देखती है तो सारे खाली होते हैं। दाल, चावल, आटा कुछ नहीं था। पल्लवी दीदी, खाने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। सारे बर्तन डिब्बे खाली हैं। ओहो, अब क्या होगा? अरे बच्चों, परेशान मत हो। ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, खा लो। एक बात कान खोल कर सुन लो, रात को और खाना भिजवा दूंगी, लेकिन कल से मैं तुम्हें कोई खाना नहीं दूंगी। अपना इंतजाम खुद कर लेना। जी काकी। फिर बच्चे जैसे तैसे करके अंजनी का दिया हुआ खाना खा लेते हैं, और रात को भी अंजनी खाना दे जाती है। फिर 5 बेटियां अपने माँ बाप को याद करते करते रोते हुए ही सो जाती हैं। अगले दिन उन्हें बहुत भूख लगती है। अच्छू, दीदी, पल्लवी दीदी, लात तो ना ठंड लगी थी मुझे। जमीन पर आप छप तो नहीं लगी क्या? लगी थी अबीरा, पर हम क्या कर सकते हैं, हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। हम सब आज खाना कैसे खाएंगे? मुझे ना कुछ खाने पीने का इंतजाम करना होगा। मैं सिग्नल पर जा रही हूँ, शायद भीख मांगकर कुछ मिल जाए। दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, और तुम तीनों यहीं रहो। अंकिता, पल्लवी तीनों बहनों को छोड़कर सिग्नल पर चली जाती है, जहाँ अपनी फ्रॉक से गाड़ी साफ करके वो पैसे मांगते हैं तो दूसरी बहन भीख मांगती है। साहब, मेरी छोटी बहन को भूख लगी है, कुछ पैसे दे दीजिए। अरे भागो, पता नहीं कहाँ कहाँ से भीख मांगने आ जाते हैं। साहब, कुछ पैसे दे दीजिए, मेरी छोटी बहनों ने खाना नहीं खाया है। ये लो, गरीब कहीं के। वो आदमी 10 का नोट देकर चला जाता है। ऐसे ही दोनों बहन सिग्नल पर कुछ पैसे और फल इकट्ठा कर लेती हैं
वहीं दूसरी ओर तीनों बहनें भी कचरा बिन बिन कर कचरे वाले को कचरा देकर बदले में कुछ पैसे ले आते हैं, जिससे खाने का जुगाड़ हो जाता है। फिर पांचों बहनें थोड़ा खाना खा लेती हैं। अरे, तुम तीनों को तो मना किया था ना, और तुम लोग फिर भी बाहर चली गई, क्यों? दीदी, आप दोनों हमारे लिए मेहनत कर रही हैं, तो हमें भी करनी चाहिए ना। दीदी, सोते समय बहुत ठंड लगती है, हमारे पास ना गर्म कपड़े हैं ना कंबल है, हमें कंबल भी खरीद लेना चाहिए। तू ठीक कहती है शीनू, हम रोज मेहनत करेंगे, जिससे एक कंबल लाएंगे। 4-5 दिन यूं ही गुजरते हैं। 2 बहन सिग्नल पर गाड़ी साफ करके पैसे कमाती हैं, तो 3 बहन कचरा उठा उठा कर बदले में पैसे लाती हैं, जिन्हें इकट्ठा करने के बाद वो एक कंबल लाकर उसमें आराम से सोती हैं। पर जनवरी की कड़कड़ाती ठंड और उनकी टूटी फूटी झोपड़ी उन्हें कंबल से भी गर्माहट नहीं दे पाती है। आखिर पांचों बेटियां किस तरह संघर्ष करने वाली थीं, जानने के लिए बने रहिए। पांचों बहन रात को कांप रही थी। माँ, दीदी, ठंड। हे भगवान, जब मुझे इतनी ठंड लग रही है तो इन चारों को कितनी लग रही होगी। इस कंबल से भी कुछ नहीं हो रहा है। दीदी, मेरी नींद खुल गई ठंड से। देखिए ना, बाहर की ठंडी हवा इन टूटी फूटी झोपड़ी से अंदर आ रही है। हमें पहले अपने घर को ठीक करना होगा। तू ठीक कह रही है, पर हम इसको ठीक कैसे करेंगे, और अभी तो मुश्किल है। दीदी, बोरी याद है? माँ ने कुछ बोरियों को इकट्ठा रखा है, उन्हीं बोरी से इस घर को ढक देंगे। वो बहुत मोटी होती है ना, गर्माहट भी देगी। हाँ, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अपने कंबल के ऊपर बोरी डाल देते हैं सुबह तक। फिर दोनों बहनें 5 बोरी लाकर अपने कंबल के ऊपर डाल देती हैं, जिससे वो रात में आराम से सो जाते हैं। पर अगले दिन दोनों बहन बोरी लगाने की कोशिश कर रही थी तो वो चिपक नहीं रही थी। ओफो, ये तो लग ही नहीं रही। अगर पिताजी होते तो अब तक जुगाड़ कर दिए होते। दीदी, ऐसी बोरी कैसे टिकेगी घर के ऊपर? और ये दरार भी तो है ना, कुछ चिपकाने के लिए चाहिए होगा, और इन दरार को भरना होगा। अरे दीदी, मेरे पास एक तरकीब है। गोबर और मिट्टी का घोल बनाकर इन दरार में भर देते हैं, बल्कि पूरे घर पर ही लगा देते हैं, जिससे मजबूत हो जाएगा। फिर बोरी चिपका देंगे। हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है दीदी। तल्लो, यही तल्लो। तो लग जाओ काम पर, क्योंकि वैसे भी बहुत ठंड लग रही है। काम जल्दी करना होगा, वरना ये हल्की हल्की धूप भी चली जाएगी। फिर पांचों बहन मिलकर गोबर और मिट्टी को इकट्ठा करके लेप बनाकर पूरे घर पर लगा देती हैं, और फिर अपनी माँ की रखी हुई बोरियों को उन पर चिपका देती हैं, जिससे वो घर एक बोरी का घर बन जाता है। उसके अंदर जाकर पांचों बहनों को बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह दीदी, ये बहुत अच्छा घर लग रहा है हमारा, बाहर से भी और अंदर से भी। अब तो ठंड नहीं आएगी। हाँ दीदी, मुझे तो अभी से गर्माहट लग रही है। अब हमें ठंड से कोई परेशानी नहीं होगी। पांचों बहन आपस में एक दूसरे के साथ खेलने लगती हैं। पांचों अनाथ बहनों ने खुद को संभाल लिया था। वो कहते हैं ना, जब मुट्ठी खुली हो तो काम आसानी से नहीं बनता, लेकिन मुट्ठी के बंद होते ही इतनी शक्ति पैदा होती है कि इंसान हर मुश्किल से लड़ जाता है। कुछ ऐसा ही पांचों बहनों के साथ था। गुजरते वक्त के साथ पांचों बहन एक दूसरे को संभाल लेती हैं। पल्लवी और अंकिता दूसरों के घर में झूठे बर्तन साफ और झाड़ू पोछा लगाकर काम करने लगती हैं, जिससे आए पैसों से दोनों घर का थोड़ा राशन लाती हैं और अपनी तीनों बहनों को स्कूल पढ़ने लगाती हैं। देखते देखते पांचों बहनें बड़ी हो जाती हैं। तीनों बहन अच्छी जगह जॉब करके पैसों की सेविंग करती हैं और दोनों बहनें वही पुराना काम करती हैं। फिर एक दिन अबीरा पल्लवी के जोर से गले लगती है। दीदी दीदी, हम तीनों एक खुशखबरी देना चाहती हैं आपको। अरे क्या बात है? हाँ, ऐसी क्या बात है जो तूने मुझे इस तरह जकड़ लिया है? मैं बताती हूँ दीदी, हम तीनों ने मिलकर जो सेविंग्स की थी ना, उससे छोटा सा घर खरीद लिया है खुद का, जो कि बहुत अच्छा है। अब हमें इस बोरी की झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा। क्या? सच कहा था ना, एक दिन तुम तीनों बहुत अच्छे मुकाम को हासिल करोगे। बहुत गर्व है मुझे तुम तीनों पर, और मुझे भी। पर दीदी, ये सब आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आप हमें पढ़ाने के लिए दूसरे घर में जाकर सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो या तूफान, हमेशा काम करती थी। लेकिन अब आप दोनों काम नहीं करेंगे, हम तीनों है ना।
ठीक है, पर इस बोरी घर से हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं जो हमेशा रहेंगी हमारे मन में। इस तरह पांचों अनाथ बहनें अपनी बोरी के घर से मजबूत घर में पहुंच जाते हैं, जो कि बचपन से लेकर बड़े होने तक के सफर में बहुत संघर्ष करते हैं। 2 बार अपने घर को बनाते हैं और अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं। जाओ सुरभि, कलश में चावल भर कर लाओ। इससे अच्छा तो आप ऐसे ही भाभी को अंदर बुला लो। चावलों का नुकसान करने से क्या ही मिलने वाला है। एक कलश चावल, पता है, एक समय का खाना है हम सभी का। कावेरी उसे चावल लाने के लिए कहती है, जिसके चलते सुरभि कलश में चावल ले आती है। ये भी कोई रस्म है? चावलों का नुकसान करवा लो बस। सुरभि उन सभी चावल को दोबारा से कलश में भरकर चावलों के डिब्बे में पलट आती है। ये देख नंदनी को बहुत अजीब लगता है। नंदिता, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी नंद बहुत ज्यादा कंजूस है, लेकिन दिल की बहुत साफ है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। मयंक नंदनी को अपने कमरे में ले जाता है, जिसके बाद वो अपनी साधारण से कमरे को देखकर अपनी माँ और अपनी बहन के पास जाता है। अरे माँ, मैंने अपने कमरे को गुलाब के फूलों से डेकोरेशन करवाने के लिए बोला था। सजाने के लिए गुलाब के फूलों का नुकसान क्यों ही करना है भाई? आपका कमरा तो पहले ही बहुत सुंदर है। हे भगवान, मैं क्या करूँ तुम्हारा। जाओ सुरभि, 1 गिलास दूध लेकर आओ। अपने भाई के कहने पर सुरभि रसोई में जाती है और दूध गर्म करके एक छोटे से गिलास में अपने भाई को लाकर दे देती है। ये लो भैया दूध। ये क्या, इतने छोटे गिलास में दूध लेकर आई हो? इतने से दूध में क्या होगा? आपको पता है ना, दूध का दाम बढ़ गया है। अगर आज बचाएंगे तो कल पियेंगे। मयंक को गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी बहन से कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप अपनी सुहागरात बनाने अपने कमरे में पहुंच जाता है, जहां वो अपनी पत्नी नंदनी के साथ सोता है। और अगले दिन जब सवेरा होता है तो वो दोनों बहुत खुशी खुशी अपने कमरे से बाहर आते हैं। अरे इतनी लेट कौन उठता है भाभी? आपको तो सोचना चाहिए कि आपकी ससुराल का पहला दिन है। दरअसल रात इतनी लंबी थी कि पता ही नहीं चला। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी सभी के लिए नाश्ता बना देती हूँ। नंदनी अपने हिसाब से सभी के लिए नाश्ता बना देती है। नाश्ता करते समय सुरभि और उसकी माँ कहती हैं, बाप रे बाप, देखो तो सही कितना सारा तेल और मसाले डाले हैं सब्जी में। अरे एक ही दिन में घर का राशन खत्म करने का सोच कर आई हो क्या भाभी? रोटियां इतनी मोटी मोटी क्यों बनाई है? रोटियां पतली होनी चाहिए। चलो मैं अपने ऑफिस के लिए निकलता हूँ। मयंक अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, जिसके बाद सुरभि अपनी भाभी से कहती है, भाभी अच्छी खासी घर में आई हो, इसका मतलब ये नहीं कि धुआंधार राशन उड़ाती ही जाओगी। थोड़ा बचाकर चलने की कोशिश करो ताकि राशन थोड़े और दिन तक चल सके। ये सुनकर बेचारी नंदनी को बहुत अजीब लगता है। कोई बात नहीं ननन जी, जैसा आप कहती हो मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। नंदनी को अपनी ननंद की कंजूसी बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन नई बहू होने के चलते वो अपनी ननंद की सारी बातों को मानना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मयंक को 1 साल के लिए बिजनेस के चलते विदेश जाना पड़ता है। उसके जाते ही नंदनी एक दिन काम करते करते बेहोश होकर गिर जाती है, जिसे देखकर कावेरी घबरा जाती है और अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटी ये क्या हो गया है बहू को? जल्दी से डॉक्टर को फोन कर। डॉक्टर को फोन करने की क्या जरूरत है? आपको नहीं पता? ये तो खुशखबरी का संकेत है। मैं अभी दाई माँ को बुलाती हूँ, सस्ते में निपट जाएंगे। दाई माँ आकर नंदनी का चेकअप करती है। अरे कावेरी, खुश हो जा, तेरे घर में एक नन्ना मुन्ना बालक आने वाला है। अब अपनी बहू की अच्छे से देख रेख शुरू कर दो ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा हो। अरे हाँ हाँ, वो सब तो हम देख लेंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। ये सुनने के बाद दाई माँ वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद कावेरी बहुत खुश होती है। आज ही बाजार से खाने पीने का सामान लेकर आती हूँ बहू के लिए। पागल हो गई हो क्या माँ? वैसे ही घर में पैसे कम है, अभी कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। भाभी का स्वास्थ्य अभी बिल्कुल ठीक है। बाकी मैं भैया को फोन करके बता दूंगी तो वो पैसे भिजवा देंगे। सुरभि ऐसा कहकर अपने भाई को फोन करके अपनी भाभी की प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जिसके चलते मयंक बहुत खुश होता है। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। देखो अपनी भाभी का अच्छे से ख्याल रखना, उसके खान पान में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, खाने का सामान ले आना। मयंक काफी सारे पैसे सुरभि के अकाउंट में भिजवा देता है, जिसके बाद सुरभि अपने अकाउंट में इतने सारे पैसे देखकर खुद से कहती है, अरे वाह, इतने सारे पैसे तो मैं अपने लिए नई नई ड्रेस में लेकर आऊंगी, अच्छी बोट्स ले आऊंगी और मेरी जरूरत का सारा सामान भी आ जाएगा। सुरभि ऐसा कहने के बाद अपनी जरूरत का सारा सामान ले आती है, लेकिन अपनी भाभी के लिए कुछ नहीं लेकर आती और साथ ही अपनी माँ के लिए भी कुछ न कुछ ले आती है ताकि वो उसका मुंह बंद कर सके। अरे बेटी, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये बनारसी साड़ी तो बहुत महंगी होगी। अरे माँ, आप आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। सुरभि इस प्रकार अपने भाई से हर दूसरे तीसरे महीने पैसे मंगवा लेती है और सारे पैसे अपने ऊपर ही खर्च कर देती है।
इसी के चलते वो अपनी भाभी को खाने पीने का कुछ नहीं लाकर देती। एक दिन नंदनी अपनी ननद से परेशान होकर अपनी माँ को कॉल करके उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताती है। क्या बताऊं माँ, मेरी ननद तो मेरे पति के भिजवाए हुए सारे पैसे खुद पर उड़ा देती है और इतनी कंजूस है कि मुझ पर 1 रुपया तक खर्च नहीं करती। ये कैसे खानदान में तुमने मेरी शादी कर दी? अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं बेटी, मैं तेरे खाने पीने का सामान भिजवा देती हूँ। मालिनी अपनी बेटी नंदनी के लिए खाने पीने का सामान भिजवाती है, लेकिन सुरभि फिर से अपनी कंजूसी दिखाकर अपनी भाभी को हल्का फुल्का खाने को देती है और बाकी सारा खुद अपनी माँ के साथ मिलकर खा लेती है। इस प्रकार वो नंदनी का जरा भी ध्यान नहीं रखती। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन नंदनी को लेबर पेन होता है। आई, ओ माँ जी मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रुक जा बहू, एम्बुलेंस आती ही होगी। एम्बुलेंस क्यों माँ? बेकार में पैसे खर्च कर रही हो, दाई माँ को बुला देती हूँ, वो यहीं पर डिलीवरी कर देंगी। सुरभि उस दिन भी कंजूसी करने की सोचती है, लेकिन तभी एम्बुलेंस आ जाती है, जिसके चलते कावेरी नंदनी को अस्पताल ले जाती है। नंदनी की हालत देखकर डॉक्टर उसे ओपीडी में लेकर जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर ओपीडी से बाहर आते हैं और सभी से कहते हैं, बच्चा इस दुनिया में आ तो गया है, लेकिन लापरवाही की वजह से आपकी बहू का बच्चा बहुत ही वीक है और आपकी बहू की हालत भी खराब है। पता नहीं वो बच्चा इस दुनिया में जी भी पाएगा या नहीं। हमने उसे मशीन में रख दिया है, बाकी अब ऊपर वाले के हाथ में है। डॉक्टर ऐसा कहकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी नंदनी के पास जाते हैं, जहां नंदनी गुस्से से उन दोनों से कहती है, देखा ननन जी, आपकी कंजूसी की वजह से एक बच्चे की जान परा बनी है। अपने सारे पैसे अपने खर्चों में और अपने शौक में उड़ा दिए। मेरी प्रेगनेंसी के चलते आपने इतनी कंजूसी की कि एक बार इस बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। इसकी इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप ही हो। तभी मयंक वहां पर आकर ये सब सुन लेता है, जिसके चलते उसे अपनी ही बहन पर बहुत तेज गुस्सा आता है। ये क्या किया तुमने? कंजूसी के चलते तुमने अपने ही भाई के बच्चे के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? सबकी बातें सुनने के बाद सुरभि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी से माफी मांगती है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा मैं कंजूसी बिल्कुल नहीं करूंगी। सुरभि के माफी मांगने के बाद उसकी भाभी उसे माफ कर देती है, लेकिन उसके बाद सुरभि इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ती। वो बच्चे का बहुत अच्छे से इलाज करवाती है, जिसके चलते 1 महीने के अंदर बच्चा बहुत स्वस्थ हो जाता है। जब नंदनी और मयंक दोनों हॉस्पिटल से अपने बच्चे को घर पर लाते हैं, तो उनके स्वागत के लिए सुरभि ने पूरे घर को बहुत अच्छे से सजाया होता है, जिसे देख नंदनी कहती है, अरे वाह, ये कंजूस बुआ ने अपने भतीजे के लिए इतना सुंदर घर सजाया है। देख रहे हो मुन्ना, तुम्हारे आते ही तुम्हारी बुआ कितनी बदल गई। नंदनी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। उस दिन के बाद से सुरभि कंजूसी करना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।